Now we are moving towards the next part of our discussion. In the previous session, we tried to discuss about the definition of chemistry. We come to know what is meant by chemistry, what is the definition of chemistry. We also come to know how chemistry deals with transformation of matter from one form to another form. And in the previous discussion, we also come to know there are certain branches of chemistry. Which are those branches we have been discussed. In chemistry, there are four branches, 5 branches we have been written. Okay, but as I said, there are 20 to 25 branches according to their specialization. Okay, first branch what we written is inorganic chemistry. Second, organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रुक गए थे हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इमेंस इंपॉर्टेंस प्रोड्यूस करती है केमिस्ट्री में, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू विच वी और जनरली इट इज स्टडीड abundantly or to very depth, because organic chemistry is that branch which deals with the food, shelter, medicines. Okay, तो इन ये जो सभी चीजें हैं वो लाइफ से जुड़े हुए हैं, लाइफ से जुड़े हुए होने की वजह से इनको बहुत ज्यादा स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच को। थर्ड आई थिंक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, then fourth it was I think biochemistry, and fifth nuclear chemistry. Out of this organic chemistry, when we will start with the actual topic of organic chemistry, I will give you certain knowledge or important information about organic chemistry in that regard at that time only. For this instant, inorganic yani those compounds which does not contain carbon, or if it is oxides of carbon or metal carbide, then it is termed as inorganic compound which is studied in inorganic chemistry. Okay, what about organic chemistry? The study of compounds containing carbon is called as organic chemistry. अभी के लिए इतना ही काफी है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए कोई भी रिएक्शन, एक रिएक्शन समझ लीजिए, कोई भी रिएक्शन जो रहती है उसको अप्लाई करने के लिए या फिर परफॉर्म करने के लिए या फिर टू मेक दैट रिएक्शन टू हैपन, उस रिएक्शन को करवा के लाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे हमारा हाउस होल्ड गैस जो रहता है एलपीजी से बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मीथेन बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, हाईली इन्फ्लेमेबल इट इज, पर जब तक हम उसको एनलाइट नहीं करते, इग्निशन पॉइंट उसका जब तक आता नहीं, आई सेड इग्निशन पॉइंट, जब तक इग्निशन पॉइंट नहीं आता तब तक वो गैस जलती नहीं है। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर कंडीशन में जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करते तब तक वो नहीं होती। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, दो स्टेट मैं एक कंडीशन बताता हूं, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, दिस टू कंडीशंस आर देयर। इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों में क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है। दोनों भी केसेस में वेपोराइजेशन होता है। किसी भी लिक्विड का वेपोराइजेशन होना यानी इवेपोरेशन होता है। पर जब कभी भी हम पर्टिकुलर टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, जैसे इफ आई बॉइल वाटर अप टू, इफ आई हीट वाटर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता हूं तो उसके बाद में जो इवेपोरेशन होगा उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इट मींस व्हाट? बॉइलिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग। किसी भी एक प्रोसेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो रहती है दो फॉर्म में हम लेते हैं। ये थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। एनर्जी जो रहते हैं दो फॉर्म में लेते हैं, एक रहता है टेम्परेचर फॉर्म, when it is form of a temperature, and another it is form of in the form of heat. Both are form of energy. One is temperature, another is heat. Temperature is observable,
हीट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। हीट को कैलकुलेट करना पड़ता है, टेम्परेचर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्मामीटर रख दिया, 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को हीट कर दिया, तो हम बोलेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है, तब ये बॉइल हो जाएगा। पर उसके नीचे के सभी इवेपोरेशन के पैटर्न है वो इवेपोरेशन रहेगा, उसको बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, बराबर। ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है जिसमें एनर्जी का सप्लाई या फिर एनर्जी का लिबरेशन। एक तो देखिए, थोड़ा सा एलोबरेट करके बताने की कोशिश करता हूं। कोई भी रिएक्शन जब होती है तो वो सराउंडिंग से यानी आजू बाजू से हीट एब्जॉर्ब करती है, एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, बराबर। और कभी कभार वो हीट लिबरेट करती है। मैंने टेम्परेचर ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया यहां, I use the word heat for any reaction to occur. What I said, for any reaction to occur, certain amount of heat must be get absorbed or liberated during the course of the reaction. वो रिएक्शन जब हो रही है तब कुछ अमाउंट ऑफ हीट एक तो एब्जॉर्ब करी जाती है या फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करी जाती है। वो जो हीट एब्जॉर्ब या फिर लिबरेट हुई है उसे बोलते हैं हम एंथैल्पी। आगे जाके ये वर्ड आएगा, दैट इज टर्म्ड एज एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज यानी हीट एब्जॉर्ब करी, हीट लिबरेट करी, इसके लिए सिंबल दिया जाता है डेल्टा एच। चेंज इन एंथैल्पी, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितनी हीट लिबरेट हुई। मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि कोई भी रिएक्शन दो फॉर्म में रह सकती है। रिएक्शन जनरली दो फॉर्म में रहती है, एक तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन रहेगी या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन रहेगी। एक न्यूक्लियर रिएक्शन भी है, मगर न्यूक्लियर रिएक्शन इतनी टीडियस रहती है कि जिसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। तो हम दो प्रकार के रिएक्शन को यहाँ पे ज्यादा प्राविधान देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। एक रहेगी इनऑर्गेनिक रिएक्शन, दूसरी रहेगी ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब ये इनऑर्गेनिक रहे या फिर ऑर्गेनिक रहे, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल एब्जॉर्ब, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल गेट लिबरेट आउट। कहीं पे एब्सॉर्प्शन होगा, कहीं पे लिबरेशन होगा। पहले कैसा था, क्या था, उसको बोलेंगे हम डेल्टा एच, यानी एंथैल्पी में जितना चेंज हुआ। तो किसी भी इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन में या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन में, किसी भी टाइप के रिएक्शन में या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन भी, जिस किसी भी टाइप की रिएक्शन है उस किसी भी टाइप के रिएक्शन में जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एक तो सिस्टम के अंदर आएगी या फिर सिस्टम के बाहर जाएगी। जैसे हम खाने के बाद में एनर्जी आती है, बाद में हम वर्क करते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है। खाना खाने के बाद में एनर्जी आती है, वर्क करने के बाद में एनर्जी जाते हैं। खाना खाने के बाद में कितनी एनर्जी आई और वर्क करने में कितनी एनर्जी गई, ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई किसी भी रिएक्शन में, वो एनर्जी का ट्रांसफर अगर हम पढ़ना चाहते हैं दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा करके डीलिंग होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी ज्यादा मायना है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम। तो द ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रादर दैट डील्स विथ द चेंज इन द amount of heat during the course of any physical, any inorganic, organic, biochemical or nuclear reaction, any type of reaction is called as physical chemistry. समझ में आया बेटा? So the branch of chemistry that deals with the change in energy or change in heat as a form of energy, it is called as physical chemistry. Okay? इसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स है वगैरह वगैरह जो है। आप जब वो उसको एक्चुअल में अपने हाथ में किताब अगर लेंगे तो ध्यान में आपके आ जाएगा, ठीक है। नाउ हियर ऑनवर्ड्स आफ्टर फिजिकल केमिस्ट्री
The next branch is biochemistry. Two words are there. Biological and chemical. Two words are there. Biological and chemical. Respiration. 10th standard में आपने पढ़ा हुआ है. Respiration is a chemical process or respiration is a biochemical process. So any chemical process which is related to biological aspect or living aspect. जैसे हमने रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट हमने अंदर लिया. रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है? उसका लिबरेशन ऑफ एनर्जी होती है और हमें वेस्ट मटेरियल मिलता है. बराबर है. So when we take in carbohydrate, when we take in protein, when we take in lipid, तो ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका यूज बायोलॉजिकल या फिर लिविंग एस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा होता है. तो इन बायो मॉलिक्यूल्स को लेने के बाद में कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी बायोमॉलिक्यूल को अंदर लेता है, उसको तोड़ता है, अपनी एनर्जी की डिमांड फुलफिल करता है. एनर्जी की डिमांड फुलफिल करते वक्त वो एक्चुअल जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको तोड़ता है, जिसे हम डाइजेशन बोलते हैं. उससे एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं अपने लैंग्वेज में. इंटरनल रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच एनर्जी इज लिबरेटेड, और बाद में वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकता है. इन सभी प्रोसेसेस के दौरान, इन सभी रिएक्शंस के दौरान हमारे शरीर के या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के बायोमॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम्स, बायोमॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम डिग्रेड होते हैं और बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है. दूसरा एक एग्जांपल लूंगा मैं आपको. मिल्क सेट्स इनटू कर्ड. दूध दही में जम गया. क्या हुआ? अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो दूध फट जाता है. आप बोलेंगे सर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर रबड़ी बनाते वक्त भी तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम? नहीं, रबड़ी बनाते वक्त हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? वाटर कंटेंट को इवेपोरेट करते हैं. पर जब हम समर सीजन में बात करते हैं, अभी समझ लीजिए धूप काला चालू है. समर सीजन में अगर हमने उसको ठंडा नहीं रखा, दूध को ठंडा अगर नहीं रखा, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा, तो कुछ एक घंटे के बाद में वो फट जाता है, खराब हो जाता है, उसकी क्रीम मलाई अलग हो जाती है. बराबर है. क्यों होता है? हमें पता है कि दूध में लैक्टोबैसिलाई करके बैक्टीरिया रहते हैं. ये लैक्टोबैसिलाई जब हीट टेम्परेचर ज्यादा आता है ना, तो उसको 35 to 40 डिग्री सेल्सियस तक लैक्टोबैसिलाई की कॉलोनीज खूब बहुत ज्यादा रैपिडली डेवलप हो जाती है. बहुत ज्यादा लैक्टोबैसिलाई डेवलप होने की वजह से उनका जो सिक्रीशन है, जिसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. लैक्टिक एसिड फिर मिल्क को जो है खराब कर देता है. उसको बोलते हैं डीनेचरिंग द मिल्क. इट इज कॉल्ड एज डीनेचरिंग द मिल्क. उसका इमल्शन जो है फट जाता है. अब ये इमल्शन क्या है क्या नहीं, वो आपके लेवल में नहीं आएगा. ऐसा नहीं बोल रहा कि लेवल में नहीं आएगा करके, मगर उसमें घुसना नहीं है. इमल्शन फट जाएगा बोले तो दूध खराब हो जाएगा. ये भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. आप ठंडा रहे गर्म रहे, दूध में नमक डाल दीजिए तो फट जाएगा, दूध में नींबू निचोड़ दीजिए तो फट जाएगा. ये क्या हो रही है? दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज बायोकेमिकल प्रोसेस. ऐसी कोई भी चीज जिसमें बायोमॉलिक्यूल, आप बोलेंगे कि सर दूध तो बाहर रहता है, वो बायोमॉलिक्यूल क्यों? भाई दूध में कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट रहता है, ढेर सारे बायोमॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं. तो उन बायोमॉलिक्यूल्स में जो चेंजेस आते हैं किसी भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर की वजह से या फिर किसी भी केमिकल फैक्टर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ना ये एटमॉस्फेरिक फैक्टर हो गया, नींबू निचोड़ देना हमने केमिकल फैक्टर हो गया, क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड रहता है, एसिडिक कंटेंट बढ़ने की वजह से दूध फट जाता है. मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनी. मैंने प्रोटीन खाया, प्रोटीन से एनर्जी बनी, उसका डिग्रेडेशन हुआ. ये सभी प्रोसेसेस जो आएगी इसमें केमिस्ट्री डील करती है, मगर बायोमॉलिक्यूल्स के साथ में वो केमिस्ट्री डील करती है, इसलिए बोलेंगे हम बायोकेमिस्ट्री. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद केमिकल एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम और बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें बायोमॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल ये वर्ड याद में रखना,
बायो कैटलिस्ट एंजाइम, ये वर्ड ध्यान में रखना, बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और अदर फैक्टर, ये भी ध्यान रखना। अंडा उबालने के बाद में क्या होता है, डीनेचर हो जाता है। अंडा क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये एक सेल है ना, कोई भी एक जो रहता है इट इज यूनिमोलिकुलर, बराबर है, ये जो है सॉरी यूनिसेल्युलर है, वो एक सिंगल सेल है। वो सिंगल सेल को अगर हम गर्म करते हैं, प्रोटीन का नेचुरल टेंडेंसी रहता है, अगर उसको एसिड को अगर हम फेस करते हैं या फिर हीट को अगर फेस करते हैं तो उसका डीनेचरेशन हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो हम उबला हुआ अंडा जो खाते हैं दैट इज डीनेचर्ड प्रोटीन, दैट इज आल्सो अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके, उसके बाद में जो दूसरी ब्रांच है, लास्ट व्हाट वी नीड टू डिस्कस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, as I said earlier, I have been pointed on only 5 branches. So many branches are there. So many branches are there. Means if you go chromatographic technique, a very interesting branch of chemistry, chromatography. Nuclear magnetic resonance is a very interesting branch of chemistry, NMR. Okay, आप अगर देखेंगे CT scan machine या फिर रेडियोलॉजी में जो पार्ट रहता है, रेडियोलॉजी, CT scan machine, it is all related to chemistry. I assure you, if you become master of chemistry, you can opt any of the field, provided your basics of the chemistry must be very strong. In NMR also chemistry is there, in mass spectroscopy chemistry is there, in HPLC, HPTLC, so many branches are there, infrared spectroscopy, UV spectroscopy, Raman spectroscopy, everywhere chemistry is there. Identification of matter, chemistry is there. Transformation of matter, chemistry is there. So basics of chemistry are everywhere it is needed. Nuclear chemistry, what is meant by nuclear chemistry? Nuclear chemistry is that branch of chemistry that deals with transformation of radioactive material or degradation of radioactive material. अब मैंने दो वर्ड इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। एक पहला मटेरियल बोला मैंने रेडियो एक्टिव, और दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया मैंने डिग्रेडेशन। व्हाट इज मीन बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस? यू मस्ट हैव बीन हर्ड अबाउट रेडियम। रेडियम आप अगर नंबर प्लेट देखते हैं गाड़ियों के, या फिर आप किसी सड़क के किनारे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, तो हाईवे रात के समय में हाईवे के जो उसके बॉर्डर्स रहते हैं, इट इज बीइंग पेंटेड विद अ वाइट पेंट और येलो पेंट विच गिव्स फ्लोरोसेंस इफ लाइट इमर्जेस ऑन दैट पर्टिकुलर और लाइट हैज बीन इंपैक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर पेंट, उसके ऊपर अगर लाइट जाती है तो वो चमकता है। वो सभी चीजें इस तरीके की है, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता क्या है? Radioactive substance is that substance which spontaneously, एक वर्ड ध्यान में रखिए, spontaneous बोले तो अपने आप, which spontaneously emit out energy in the form of rays, certain rays, radioactive rays, अल्फा बीटा गामा, ये रेज रहती है। तो इन रेज के माध्यम से वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी बाहर देते रहते हैं, बराबर है। सो द सब्सटेंस which spontaneously emit out, liberate out, emit ये word that will be proper word. The substance which continuously, spontaneously emit out its energy in the form of certain particles, alpha, beta, gamma rays are called as radioactive substance. किसी चीज को अगर हमेशा एनर्जी बाहर फेंकते हुए हम देखेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होती जाएगी। जब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की एनर्जी खत्म होती जाती है तो सब्सटेंस भी खत्म होते जाता है। यानी मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने 5 ग्राम रेडियम, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस, मैंने अगर 5 ग्राम रेडियम ले लिया, 5 ग्राम रेडियम को खुला छोड़ दिया, 5 ग्राम रेडियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली एनर्जी बाहर देगा, और स्पॉन्टेनियसली जब एनर्जी वो बाहर देगा तो धीरे धीरे वो कम होते जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि 5 ग्राम में से 4.5 ग्राम बचेगा, 4.5 ग्राम में से 4 ग्राम बचेगा, 4 ग्राम में से 3.5 ग्राम बचेगा, बराबर है। धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहती है जिसकी वजह से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस धीरे धीरे कम होते जाता है, उसको बोलते हैं हम डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन बोले तो धीरे धीरे वो कम होना।
यहाँ पे डिग्रेडेशन का मतलब खराब होना ऐसा नहीं। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में डिग्रेडेशन का मतलब है धीरे धीरे कम होना। इसी को दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं डीके, दिस कॉल्ड एज डीके प्रोसेस, डिग्रेडेशन प्रोसेस, डीके प्रोसेस। और एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, डिसइंटीग्रेशन। दिस कॉल्ड एज रेडियोएक्टिव डिग्रेडेशन, रेडियोएक्टिव डीके और रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। धीरे धीरे वो कम होते जाता है। Nuclear chemistry nowadays becomes a very fantastic and of very immense important branch of chemistry. Why? Nowadays the energy demand of the world has been tremendously increased. What I said? Energy demand of the world has been tremendously increased. The world is of globalization. The world is of industrialization. As the world needs energy to fetch the demand of the industries, to fetch the demand of the civilization, increased population, but the pattern of supply of energy in many countries like India also, Bharat में भी conventional source of energy has been used as like petrol, diesel, coal, बराबर है। यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आज भी हम कोल, भारत में सबसे ज्यादा थर्मल पावर स्टेशन से ही इलेक्ट्रिसिटी को फेचअप किया जाता है। Whereas in case of developed countries like America and China, they try to fetch maximum amount of their energy from nuclear power. न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बहुत ज्यादा फुलफिल हो सकती है, पर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो रहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो डील करते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर वेरी डेंजरस। पोलोनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये जो एलिमेंट्स है, आपने एक वर्ड सुना है एटम बम। एटम बम किससे बनता है? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से एटम बम बनता है, जिसको हम न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं। सो दिस न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर बॉम्ब हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर केमिस्ट्री itself only. So on one hand of the use of technology or science, nuclear chemistry is fantastic branch that deals with the fetching the particular amount of energy, means required amount of energy from nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी से हम अपनी डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। दूसरे हाथ में रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर वेरी हजार्डस, वेरी डेंजरस, यानी इतने डेंजरस हो सकते हैं वो कि पूरी मानव जाति को खत्म कर सकते हैं। ऑल ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। और इसीलिए डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक भारत में डेंस पॉपुलेशन है, और हमारी सरकार या फिर कोई भी सरकार रहे वो डरती क्यों है रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करने के लिए? क्योंकि अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, जैसे जापान में सुनामी के वक्त फुकुशिमा नाम के रेडियो जो ये थे न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो खराब हो गए थे सुनामी की वजह से। खराब हो गए तो इसलिए वहां पे थोड़ा हजार्ड हो गया। अब जापान में कैसा है कि पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल्ड है, छोटा सा देश है, तो वहां पे वो जल्दी से कंट्रोल में आ गए। पर भारत कैसा है कि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से कहीं पे अगर न्यूक्लियर रिएक्टर बैठाने की या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर सिचुएट करने की अगर बात आती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगते हैं, उसका विरोध होता है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पर किसी न किसी तरीके से अपने को अपनी एनर्जी की डिमांड फुलफिल करना है, इसलिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री may be the one of remedy or solution to fetch up or to cope up with the demands of energy crisis in the modern civilization or modern industrialization of the world. Okay, with this we have finished with the branches of chemistry. Up till now what we have discussed: what is meant by chemistry, definition of chemistry, what is meant by transformation of matter from one form to another form. For chemistry, which branches are important? For chemistry, which branches are important? How these branches has been found to be important for studying? As I said earlier, if your fundamentals of chemistry are quite good, if you are interested in chemistry, no branch is there
no branch is there where you will not find the approach of chemistry. Everywhere. For microbiology, biotechnology, for nuclear chemistry, for biochemistry, everywhere in every field a chemist is required. Chemist is a backbone of science. Chemist is a backbone of technology. So try to be a fantastic chemist. In the next session, we will try to discuss about further properties of material. What is material, how the material has been formed, और उसकी कुछ properties को देखने की कोशिश करेंगे. Few sessions of chemistry will be totally dedicated to the fundamentals of chemistry, so that your platforms should be quite good. And in the next few sessions, we will start with the actual syllabus of chemistry. Up till then, I hope that you are getting the session. I hope you are studying well at your home, and I hope you are liking the class which has been delivered by the IS faculties. Okay, then keep studying, be at home, stay safe. For next session, bye bye.